नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। पहली खबर अयोध्या से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मछली भोज का विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मैं तो बस कार्यक्रम में शामिल होने आया था। मछली खिलाने का कार्यक्रम निषाद समाज का था। बीजेपी निषाद समाज को अपमानित कर रही है। निषाद समाज बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। योगी मेरी फोटो दिखाएं तभी मैं इस्तीफा दूंगा। देखिए, निश्चित तौर से हम सब लोग वहाँ गए थे, भगवान के दरबार में गए, दर्शन करके वहाँ गए और निषाद समाज ने राम निहाल निषाद ने कार्यक्रम रखा था। राम निहाल निषाद ने वहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम रखा था। अब क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, और निषाद समाज का तो भोजन ही है पूरी तरीके से। ये अपना बनाकर अपने लोगों को, उनका काम है कि उनको खिलाना। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बुलाया था, मैं उनके कार्यक्रम में गया था और निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं साबित कर दें, वो मैं इस्तीफा दूं या साबित नहीं कर पाएंगे। वहीं अयोध्या में कांग्रेस नेता अजय राय के स्वागत में मछली भात की दावत पर सियासी बवाल मच गया है। सावन महीने में माछ भात के आयोजन पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और मछली भात खाते हैं। मछली खानी थी तो अयोध्या के बाहर खाते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। लेकिन उनके कार्यालय में यह है, इनका दोहरा आचरण है। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना। मछली तो हर समय खाएगा, क्योंकि उसके पास तो सब अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा है, फिशरीज एक्ट बना के छीन लिया है, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। चर्चा में बने रहने के लिए वो बहुत से लोग सावन में अपना मछली भोज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं भैया, वो धर्म को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मिले, तो क्या यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? कैसे आप देखते हैं? कि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अब दगे हुए कारतूस हैं। जनता बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली के दौरे पर हैं। यहां पर सीएम ने जिलेवासियों को 879 करोड़ की 346 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग विरासत का अपमान करते हैं। राहुल ने खुद को जिम्मेदारियों से अलग कर लिया है। देश की संस्थाओं को अपमानित करना गलत है। राहुल ने मनुस्मृति पर टिप्पणी की थी, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम यहां पर 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती पर भाव समर्पण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ रक्षा बंधन मनाया। बता दें कि विद्यार्थियों ने उन्हें तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उपहार भी दिए। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप विकास नहीं करा सकते, विकास में आपकी रुचि नहीं, रायबरेली के विकास में आपकी रुचि नहीं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में आपको आचरण करके लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहन और भाइयों, सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया।
क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए, यानी केवल कांग्रेस का मानना है कांग्रेस को सम्मान मिले और समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सफाई सिंडिकेट को सम्मान मिले। याद करिए आपके सांसद इस समय क्या क्या गुल खिला रहे हैं। वे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत की विरासत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दी हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है। बड़ी आस्था के साथ, सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेहु क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर मार्गदर्शन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने नई डिजिटल पहल शुरू की है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में 24x7 इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बिहार विद्या साथी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को जो है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार विद्या साथी के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और कहीं से भी जो है पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। लॉन्च के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, आज छात्रों के जीवन में बदलाव का एक प्रयास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। राज्य के लगभग 700 मॉडल स्कूलों में 3 लाख से अधिक छात्रों के लिए 24x7 लाइव शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। ये जानबूझकर बिहार विद्या साथी के तौर पर इस ऐप से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को रात के 11 बजे, 12 बजे या 24x7 कभी भी, जो 9वां और 10वां के बच्चे हैं उनको सभी जो भाषा है, सभी विभाग हैं, सबके लिए उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और साथ ही साथ 11वां और 12वें की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए साइंस की व्यवस्था इसके माध्यम से किया गया है। और ये प्रयास शुरू किया गया, अभी हम लोग 700 मॉडल स्कूलों में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसको धीरे धीरे हम लोग और भी बढ़ाने का काम करेंगे। मूल मकसद है कि जो बच्चे मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तैयारी की पूरी व्यवस्था मिल सके, घर जाकर पूरी चीजों के लिए शिक्षक की जब उनको जरूरत पड़े तो वो घर में रात के 10 बजे, 11 बजे जब भी उनको जरूरत पड़े इसको 24x7 पढ़ाई करने का काम कर सकेंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में सालों से पटरी पर दुकान चला रहे दुकानदारों को पहले नगर निगम की ओर से जगह दी गई, लेकिन अब इन्हीं दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद के बीच आज भैंसों की नीलामी का मामला भी सामने आया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मीडिया सेल की ओर से ट्वीट कर लखनऊ की महापौर पर 1 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया गया, जिसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता अरमान मलिक ने लखनऊ की महापौर सुषमा खरवार से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सपा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को न सिर्फ खारिज किया है बल्कि सपा पर बड़ा हमला भी बोला है।
पारा वाली घटना ने तूल पकड़ा, उस पर कार्रवाई भी हुई। अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया और पूरा माहौल गर्म कर दिया। महापौर सुषमा खरवार जी हमारे साथ हैं। मैम, आप पे कुछ आरोप लगाया है समाजवादी मीडिया सेल से, आप उसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, समाजवादी मीडिया सेल ने आरोप लगाया है कि महापौर 1 लाख रुपया मांग रही है। 80,000 से 1.25 लाख तक या 1.5 लाख तक भैंसे हैं, कीमत होती है। अगर 1 लाख रुपया मैं घूस मांगूं और 20-25 हजार रुपया जुर्माना हो तो उससे अच्छा आदमी नई भैंस ले ले। मुझ पे आरोप लगाया है और इसमें हिंदू मुस्लिम का भी आरोप लगाया है, जबकि उसमें सबकी भैंसें पकड़ी गई है। किसने मारा ये मुझे मतलब नहीं, क्यों मारा ये मुझे मतलब है। अगर हमारे जवान को कोई हिंदू भी मारता तो मैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती। अब मारने वाला कौन सी जाति है उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ है। आप इसको हिंदू मुस्लिम बना करके, ये भारत देश सबका है, यहाँ हम सब हैं। और आपने साफ साफ लिखा है कि 1 लाख रुपया मांगा है। तो आप बताइए आपकी सोच क्या है। आपने कल के ट्वीट में कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी सरकार पहले भी थी, फिर बीच में भी थी। हमारी सरकार आई, हमारे मंत्री थे उस समय, कैबिनेट मंत्री थे लालजी टंडन, उन्होंने कैटल कॉलोनी बनाई एक और वहाँ सबकी व्यवस्था कराई। आप बता दीजिए आपने पशु पालकों के लिए क्या किया? आपने ना कभी किया और ना कभी करेंगे। आप सिर्फ हवा बात करेंगे। हमारी सरकार है, हमारी सरकार अब इस पे भी व्यवस्था करेगी कि कहाँ पे पशुपालकों को रखा जाए, शहर से बाहर कहीं पे इनकी व्यवस्था की जाए। ये हम लोग करेंगे, आप नहीं करते हैं। जनता का काम आप नहीं करते, आप सिर्फ लड़वाते हैं एक दूसरे पर और जनता का नुकसान करते हैं। मैम, अभी कुछ चौक का भी एक मामला था, कुछ लोग आपसे मिले भी थे कि वहाँ कुछ शिकायत के बाद अतिक्रमण की टीम पहुँच रही है, दुकानदार सड़कों पे सुबह से थे, आपसे मुलाकात भी की है, क्या आश्वासन? देखिए, चौक में कुछ लोगों ने वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं उनकी शिकायत थी कि अतिक्रमण है, यहाँ पे भीड़ भाड़ है, उनकी जो समस्या थी तो उसका समाधान तो करना ही था। तो वहाँ पे कुछ दुकानें लगी थी, शायद उन दुकानों पे कोई कार्रवाई होगी। मैंने अधिकारी को पूछा कि क्या है, नियम के तहत काम होना चाहिए, मतलब अगर नियम अनुसार उस पर काम होना चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण हटना चाहिए, और अगर अतिक्रमण नहीं है, किसी को परेशान किया जा रहा है तो परेशान नहीं कराना चाहिए। साफ तौर से समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा किए गए सारे ट्वीट को नकारते हुए सपा पे बड़ा हमला बोला कि हिंदू मुसलमान या इस तरीके की राजनीति कौन कर रहा है, ये जनता के सामने साफ है। वहीं पटरी दुकानदारों के लिए भी संदेश है कि अगर वो सब कुछ उनका कागज और तमाम चीज़ नियम के अनुसार है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष को लेकर बीजेपी ने बड़ा आयोजन किया है। प्रदेश बीजेपी की ओर से समरसता संकल्प अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में पावन माटी कलश वंदन और वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु रविदास की जन्मस्थली वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी से भरे कलशों का विधिवत वंदन किया गया। इसके बाद इन कलशों को दिल्ली के सभी 14 जिलों में वितरण के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जो समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया है। बता दें कि बीजेपी के मुताबिक अभियान का उद्देश्य गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। जब हम लोगों ने इस पवित्र अभियान की शुरुआत की तो वो दिन था गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा के उस दिन हम लोगों ने इसलिए इस कार्यक्रम का आरंभ किया कि जिस दिन गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा तभी हमारा अभियान संत शिरोमणि श्री रविदास जी के उस जयंती का जो हम लोगों ने अभियान लिया है, गुरुओं के आशीर्वाद से निश्चित रूप से वो सफल होगा। और जिस प्रकार से बनारस के उस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से लोगों ने उपस्थित हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद उपस्थित होकर पूरे इस अभियान में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी,
ने इस अभियान की शुरुआत की। गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती का ये शुभ अवसर, जब बनारस से उनकी रज लेकर के पूरे देश में उस रज को ले जाने का काम हो रहा है, एक समरसता संकल्प। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। मुंबई में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा दावा किया है। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने उद्योग जगत को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हरियाणा को गीता की भूमि बताते हुए राज्य की औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की नीतियों को सामने रखा है। बता दें कि सीएम सैनी ने बताया कि 1 जून 2026 को शुरू की गई मेक इन हरियाणा नीति के तहत 1.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हुए थे, जिनमें से 70% निवेश पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि 123 एमओयू करने वाली संस्थाओं में से 108 कंपनियों को जमीन का कब्जा दिया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में निवेशकों को जमीन प्रोत्साहन मंजूरी और नीतिगत स्थिरता देने का भरोसा भी दिलाया। साथियों, हमारा संदेश स्पष्ट है। हरियाणा में आपको केवल भूमि प्रोत्साहन और अप्रूवल ही नहीं मिलते, हरियाणा आपको स्केल, स्पीड, नीति निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित एक रणनीति साझेदारी प्रदान करता है। मित्रों, पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन किए ने शासन की कार्य संस्कृति का नया रूप दिया है। साथियों, सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल और आत्मनिर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की है। मित्रों, हमें गर्व है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्साहजनक आर्थिक मजबूती बनाए हुए है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति। वहीं जौनपुर में सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने उड़ीस पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया है कि जिले के 5 सरकारी स्कूल रिकॉर्ड में चालू हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई अता पता नहीं है। संजय सिंह ने सरकार और शिक्षा प्रणाली की विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ये स्कूल वास्तव में मौजूद हैं तो इन्हें जमीन पर खोज कर दिखाया जाए। उन्होंने दावा किया कि इन 5 स्कूलों में से किसी एक स्कूल को भी ढूंढकर दिखाने वाले व्यक्ति को आम आदमी पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सांसद के आरोपों के बाद अब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के जवाब का इंतजार है। आज एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं, जिसको आप सुनकर, देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है
और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यू डाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं। ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं? और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। वहीं कन्नौज में सड़क हादसे के बाद कार से बरामद हुए करोड़ों रुपए के सोने को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पोस्ट पर बीजेपी जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सोने का वजन अच्छी तरह मालूम है और उन्हें यह भी मालूम होगा कि सोना कहां से आया और किसका है। सोने में गड़बड़ी के सवाल पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि बरामद सोना अब कस्टम विभाग के पास है, अगर पुलिस के पास होता तो सवाल उठाया जा सकता था। उन्होंने सूत्रों के हवाले से सोने के बिल और जरूरी कागजात होने की बात भी कही। बता दें कि शनिवार को हाईवे पर हुए एक्सीडेंट के बाद कार से करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना बरामद हुआ था। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई है कि वो 26 किलो है या 17 किलो है या 21 किलो है, इसकी नाप श्री अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छी मालूम है। इसके मतलब सोना कहाँ से आया, कौन तस्कर। वहीं सावन के अंतिम सोमवार पर नाथ नगरी बरेली पूरी तरह शिव भक्ति में डूबी नजर आई। सुबह से ही शहर के प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं शिव मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव का दर्शन कर जलाभिषेक और पूजा अर्चना किया। बता दें कि कांवड़िए हरिद्वार समेत विभिन्न स्थानों से गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। मंदिरों के आसपास सुबह से ही लंबी कतारें लगी रही हैं। वहीं श्रद्धालु हाथों में गंगा जल और पूजा सामग्री लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास का माहौल बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। सर्वप्रथम तो मैं बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर सेवा समिति की ओर से मैं संजीव अवतार गजवाल मीडिया प्रभारी सभी सनातनियों को पवित्र पावन श्रावण मास की और बाबा के चतुर्थ सोमवार की मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और आप देख पा रहे होंगे अपार जनसमूह यहाँ पर बाबा के दरबार में यहाँ पर पूजा अर्चन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े धैर्य के साथ ये अपने बारी आने की प्रतीक्षा में यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि बाबा का जो पूजा अर्चन है ये बड़े भाग से मिलता है और इस मंदिर में आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये बाबा का 600-700 वर्ष प्राचीन मंदिर है जहाँ पर बाबा बरगद के 3 वृक्ष, बरगद को हमारे सनातन में वट कहते हैं, इसलिए बाबा का नाम त्रिवटीनाथ कहलाता यहाँ पर विराजमान है। और भक्तों के यहाँ आने का वालों का भाव है कि उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं, उनकी जो भी इच्छाएं वो पूर्ण होती है। ऐसा है इस दरबार के प्रति सबका भाव। पूजा भैया भगवान भोलेनाथ की बड़े शांति पूर्वक और अच्छी भली प्रकार से हो गए। हमारे हिंदू परंपरा में सावन के सोमवार की एक महत्व पूजा होती है और इसमें हिंदू भाई बहन हमारे सभी माता बहने छोटे बड़े श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। मैं 5 साल से जल ला रहा हूँ। दूसरे सोमवार को मैं अपनी कार भी लाया था, डाक कावर। चौथे सोमवार को मैं जल लेके आया हूँ। ये अगली साल भी कावर लाते रहेंगे और भी अगली साल देख रहे हैं कलश वाली कावर लाएंगे। रुक करते अगली खबर की ओर। मुंबई के कांदिवली लिंक रोड पर मराठी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में कुछ ऑटो रिक्शा चालकों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। प्रदर्शन के दौरान रिक्शा चालकों ने सड़क पर अपने वाहन रोककर विरोध जताया है, जिसके चलते करीब 20 मिनट तक जो है कि यातायात प्रभावित रहा। आरोप है कि लिंक रोड से यात्रियों को लेकर जाने वाले कुछ ऑटो चालकों को धमकाया जा रहा था। इसी के विरोध में मराठी ऑटो रिक्शा चालकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं आंदोलन के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और आम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
मराठी भाषा को लेकर जारी बहस के बीच अब कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रतिबंधित रिक्शा वाले हैं, उन्होंने गलत मैसेज फैलाया हुआ है कि कुछ लोग आरटीओ वाले जबरदस्ती तुमको 5-5 हजार फाइन मारने वाले, कुछ लोग रिक्शा तोड़ रहे हैं, हिंदी बोलना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके समझ में आ गया और रिक्शा चालू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक जगह आरएनए के इधर एक मराठी रिक्शा वाले को किसी ने मारा था, उसको पकड़ा गया है। वहाँ के जो रिक्शा बंद किए तो उन्होंने पूछा मैंने तुमने काय को, नहीं ये मारपीट हुआ इसलिए बंद किया। उधर के सब रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू कर दिया। परेशानी है, वो बोल रहे हैं कि हमें मराठी नहीं आती तो क्या मुंबई में नहीं रहने देंगे? ऐसा नहीं है, मराठी नहीं आती। देखो आज 1500 किलोमीटर लंबे से तुम लोग यहाँ पे आते हैं, पेट के लिए आते हो ना, तो उसे करने के लिए। आज जो जहाँ की धरती हमको कुछ देती है उस भाषा का सम्मान करना कौन सा गलत है? किसी को नहीं आता है तो बोल दो जरा मुझे नहीं आता है। खीरी में इंडिया डेली लाइव की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सेमरी गांव में साफ सफाई और टूटी नालियों की समस्या को लेकर खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमित वर्मा ने गांव में तत्काल सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद करीब आधा दर्जन सफाई कर्मचारियों की टीम गांव पहुंची और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे गांव में सफाई कराई जाएगी। वहीं डीएम अंजनी कुमार सिंह की अनुमति के अनुसार सेमरी गांव में टूटी नालियों का जल्द कि निर्माण कराने की बात कही गई है। साथ ही ग्राम सभा में जल्द दोबारा सफाई कर्मचारी तैनात किए जाने की भी जानकारी दी गई है। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 में पुलिस चौकी के सामने मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एच ब्लॉक पुलिस चौकी के सामने सरफेस पार्किंग में पार्किंग संचालकों और एक कार चालक के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक को घेरकर उसकी पिटाई कर दी है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति डंडे से युवक पर हमला करता भी नजर आ रहा है। पार्किंग में मौजूद एक अन्य वाहन चालक ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं बदायूं के इस्लाम नगर क्षेत्र में मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने और महंत से मारपीट का आरोप सामने आया है। नगला बराहत गांव स्थित वाला जी महाराज धाम के महंत श्यामगिरी ने कि पुलिस को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। महंत के अनुसार 23 जून की शाम मंदिर परिसर में सफाई के दौरान लव और कुश नाम के 2 लोगों ने मूर्ति पर डंडा मारकर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। विरोध करने पर दोनों पर गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया है। महंत ने थाना इस्लाम नगर में तहरीर देकर कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। कोई धार्मिक स्थल पे मूर्ति वगैरह का कोई हुआ है? शिवलिंग तोड़ी है, लात पैर वगैरह मारा उसमें, और आपके पास हाथापाई हुई डंडा से हुई थी या? डंडा से भैया गलमान पकड़ो। सूरत ग्रामीण के पलसाना तालुका के जोलवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क की बदहाल स्थिति ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क बनने के कुछ ही समय बाद कई जगहों पर इसके किनारे टूटने लगे। सड़क के किनारे बने साइड कट और गड्ढेनुमा हिस्से वाहन चालकों के लिए खतरा बन गए हैं। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहन का पहिया इन हिस्सों में फंसने से बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर रात के समय खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क का तकनीकी निरीक्षण कराने और निर्माण गुणवत्ता की जांच करने की मांग की है। कोई समस्या नहीं है, नया रोड बना है, अभी पानी बहाव की वजह से टूट गया है और यहाँ पब्लिक आती जाती रहती है, कोई दुर्घटना यहाँ हो सकता है। बस हम रिक्शा चलाते हैं, आते जाते हैं। समस्या है, रोड खराब है सर जी। लोग टेंडर लेते हैं, टेंडर लेकर के कुछ करते हैं, कुछ छोड़ते हैं।
वहीं बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के अरबई गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां गहरे नाले में नहाने गए 2 सगे भाई डूब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई। दोनों बच्चे घर से कुछ दूरी पर स्थित नाले में नहाने गए थे। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी तलाश के बाद एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत ग्राम अरबई में दोपहर 12 बजे 2 बच्चे जो कि पास के नाले में नहाने गए थे, उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तुरंत रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की सहायता से एक बच्चे को बचा लिया, जबकि दूसरे बच्चे की डूबने के कारण दुखद मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था। वहीं डीग पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत 22 साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। कामा, ब्रिजनगर और जुरहरा थाना पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 स्मार्टफोन और 27 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत डीग पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग थानों में कुल 22 साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें 17 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया एवं 5 विधि से संघर्षरत जो बालक थे इनको निरुद्ध किया गया और इनके कब्जे से कुल 18 मोबाइल फोन, 27 फर्जी सिम कार्ड, साथ में अपराध से अर्जित एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर एवं एक थार गाड़ी जो है इसमें जब्त की गई। पहली कार्रवाई ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत कामा पुलिस ने करते हुए एक संगठित होकर साइबर ठगी करने वाले 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 2 विधि से संघर्षरत किशोरों को निरुद्ध किया गया था। उनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 17 फर्जी सिम कार्ड, एक मोटरसाइकिल, एक स्वराज ट्रैक्टर, एक थार गाड़ी को जो है वो जब्त। बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्नौज के इंदरगढ़ कस्बे में वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को बड़ी संख्या में व्यापारी सड़क पर बैठ गए और धरना देकर जल्द निर्माण की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे कि राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का जो है कि सामना करना पड़ रहा है। उनका दावा है कि इस सड़क पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है। व्यापारियों ने सवाल उठाया कि इंदरगढ़ तिरवा विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश राजपूत विधायक है। इसके बावजूद मुख्य सड़क की हालत बदहाल है। वहीं मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक लगातार बना हुआ है। हालांकि वन विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कांठ तहसील के सलेमपुर गांव में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ। वहीं ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में एक और जो है कि तेंदुआ दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद रेंज में 3 अगस्त से चल रहे अभियान के तहत अब तक कुल 9 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं। तेंदुए के हमलों में अब तक 2 महिलाओं की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल होने की जानकारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।